दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महासचिव और मंत्रियों के साथ देर रात अहम बैठक की। बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। सूत्रों की माने तो बैठक में देश भर में नगर पंचायत अध्यक्ष और मेयर का सम्मेलन कराने पर फैसला हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 15 दिन तक देश में सेवा कार्य कराने की योजना पर भी मंथन हुआ। बैठक में मेरी माटी मेरा देश अभियान पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि देश भर में गांव से मिट्टी और पौधे लाकर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत वन और अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इस अभियान की कमान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी को दी गई है। तो देर रात ये बैठक चली और इस बैठक के कई अहम बिंदुओं पर मंथन हुआ, चर्चा हुई, जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को किस तरीके से टारगेट किया जाए, लोकल से भी ज्यादा लोकल जा करके वहां की मिट्टी ला करके गांव से कर्तव्य पथ पर जोड़ा जाए, लोगों को जोड़ा जाए, इस पर चर्चा की गई, मंथन हुआ, लोगों से रायशुमारी हुई। अभियान चलाया जाएगा मेरी माटी मेरा देश और इसकी कमान रहेगी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी के हाथों में। तो जिम्मेदारियों को लेकर के बातचीत हुई, चर्चा मंथन का दौर देर रात तक चला। ये बीजेपी की अपनी स्टाइल है, देर रात तक मंथन और बैठक का दौर चलता है। लीजिए, चुनाव आए सस्ता तोहफा लाए, ये क्यों कहा जा रहा है ये हम आपको बताते और समझाते चले। राहत का पिटारा खुलता है और किसको क्या मिलता है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। चुनाव न होते तो पब्लिक को राहत नहीं मिलती, ये सवाल है। अब एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। चुनाव से पहले सरकार की ओर से बड़ी राहत है और इस राहत से कितना लाभ मिलेगा आम जनता को ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव भी जल्द कराए जा सकते हैं। ऐसे में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सियासी माहौल में जनता का ख्याल आना स्वाभाविक है और प्रासंगिक भी है। लाभार्थी पॉलिटिक्स का पहला तीर आज छोड़ा गया। गैस सिलेंडर के दाम में घटा करके जो कीमत है इससे शुरुआत की गई। रसोई गैस नरेंद्र मोदी के दूसरी बार सरकार बनाने की एक बड़ी वजह बताया गया था। चुनाव के बाद उसके दाम फिर बढ़ते चले गए। अब 1100 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 900 रुपए का मिलेगा और उज्ज्वला स्कीम के तहत 900 रुपए का मिलने वाला 700 में। मंत्री जी ऐलान करने खुद सामने आए। 75 लाख महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देने का वादा भी कर गए। जो उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया प्रति रिफिल पहले सब्सिडी मिलती है वो भी जारी रहेगी और ये 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम होगा तो उज्ज्वला वालों को 400 रुपये का लाभ और बाकी जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको 200 रुपये की प्रति सिलेंडर राहत मिली है। ये राखी और ओणम के अवसर पर भाई नरेंद्र मोदी जी का बहनों को एक बड़े सौगात तोहफा है। गरीबों के कल्याण के लिए कोई भी योजना हो उसका स्वागत होना चाहिए। उज्ज्वला भी केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। करोड़ों माताओं और बहनों को चूल्हे के धुएं से बचाने का प्रण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। मकसद ये कि किसी तरह परिवार की महिलाएं जहरीले धुएं की चपेट में न आएं और सस्ते सिलेंडर मुफ्त कनेक्शन के जरिए जिंदगी की गाड़ी आराम से चलाएं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर्स को गरीब परिवार अफोर्ड कर पा रहे हैं? कितने गरीब परिवार 900 और 700 रुपए वाले सिलेंडर लेने में सक्षम हैं? क्या वाकई 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना का फायदा मिल रहा है? जवाब जानने के लिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई इन तस्वीरों को देखिए। सोमवार को महिलाएं खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के सामने जा धमकी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर कहा था सावन के महीने में बहनों को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए का मिलेगा। बस फिर क्या था, सीएम की बातों पर भरोसा करके महिलाएं आई
खाली सिलेंडर सस्ते दाम में रिफिल करवाने, लेकिन दाम कम नहीं थे। सिलेंडर 1185 रुपए का ही था तो उखड़ गई। और बोला था कि राखी बंधाई में भाई ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। किसने? शिवराज सिंह सीएम। फिर हम लोग आज आए हैं एजेंसी, गैस एजेंसी पे आए। गैस एजेंसी पे बोला गया कि आपके पास 1185 रुपए हो तो भी सिलेंडर भराने आओ, वरना तो घर जाओ। 450 में सिलेंडर नहीं भरे जाते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 450 रुपए की घोषणा की गई है, उस आदेश पर अभी तक हमें के लिए कोई दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण अभी हम 450 में सिलेंडर देने में असमर्थ हैं। अब असली मुद्दे पर आते हैं। उज्ज्वला योजना वाले कितने परिवार हैं जिन्होंने गैस सिलेंडर को अभी तक जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है? क्या पुरानी सब्सिडी खत्म होने से योजना को झटका लगा? क्या सिलेंडर की जगह रसोई में वापस लकड़ियां लौट आई? पड़ताल हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे चुनावी राज्यों से की। क्या फायदा हुई? 1000 रुपये में तो मिली तो कुछ फायदा नहीं है। मतलब 300 के गैस को 1200 रुपये में बेचवा रहे, 1200 करने के बाद 200 कम किया है। तो क्या काम किया है? जो वहाँ 5 राज्य में चुनाव है, बोलते चुनाव खत्म होता है फिर मतलब बढ़ा दी गैस, पेट्रोल टंकी, ये सबको बढ़ा देगा। 200 रुपये तो कोई आम बात हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से मध्यम वर्ग के लोगों ने कम से कम 500 रुपये की टंकी होना चाहिए। चुनाव आने पे तो हो ही जाती है सस्ती, और सस्ती मिलेगी तो हमें भी फायदा होगा। फायदा होगा तो देगी जनता तो वोट। चुनाव के चक्कर में हो रहा है ना सब, ये तो हमको भी पता चुनाव की वजह से कर रहे हैं। मोदी जी पर देश के लिए कुछ कर तो रही है। सरकार कोई भी हो, आंकड़ों का हिसाब किताब जानती है। कहने को करोड़ों महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिला, काफी हद तक ये सही भी है। शुरुआत में उज्ज्वला कई परिवारों के लिए वरदान साबित हुई, लेकिन जैसे जैसे सिलेंडर से सब्सिडी गायब होती गई, दाम बढ़ते रहे, वैसे वैसे मुश्किलें भी। इस वजह से कई परिवार सिलेंडर की बजाय चूल्हे पर लौट आए। लाख टके का सवाल सब्सिडी की टाइमिंग भी है। अगर चुनाव ना होता तो क्या सरकार सब्सिडी वाली राहत देती? जवाब का जिम्मा हम आप पर छोड़ते हैं। देखिए, हमने 3 राज्यों के लोगों की बातें सुन ली, लेकिन ये खबर पूरे देश से जुड़ी है। हर रसोई से जरूरी ये जुड़ी खबर है। इसीलिए ओडिशा, कोलकाता, यूपी समेत कई राज्यों के लोगों ने सिलेंडर के दाम कम होने पर अपनी राय रखी है। सही है, कम हो जाए तो अच्छी बात है। इतनी महंगाई है, गैस नहीं रहता उस पर चूल्हे में पकाते हैं, और लकड़ी भी कहाँ से बिन के लाएं, लकड़ी भी नहीं मिलती। तो सस्ती होना चाहिए ना, पैसा तो इतना है नहीं ना, गरीब आदमी है। तो ये जो 200 रुपए की सब्सिडी हुई है, उसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? ठीक लग रहा है ये सब? हाँ ठीक है सर, ठीक है। हम तो जाते कम हो जाता अच्छी बात है। हम इसे गिफ्ट के तौर पे देख रहे हैं कि चल रक्षाबंधन का गिफ्ट ही मिल गया है। कम से कम बजट में 200 रुपए का तो संभाल मिलेगा हम लोग के लिए। लाख बधाइयाँ जो उन्होंने 200 रुपया सिलेंडर घटा के हमारी गरीबों की मदद करी। खूब खाना बनाएंगे, अच्छा बना के खाएंगे मेहमानों को, इनकी बुआ को, बच्चों की। अगर सरकार ने 200 रुपए कम किए हैं गैस टंकी पे, तो एक गृहिणी के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बचत खाते में जाएंगे, आगे वो कुछ अच्छा प्लान कर सकती है, और ये फैसला बहुत अच्छा है। 1100 रुपए की तो गैस सिलेंडर आ रही है, अब 200 रुपए कम हुआ तो बचा क्या हमारे पास में? ये तो मैं तो बोलूँगी और कम होना चाहिए। जैसे शुरुआत में सिर्फ 600 का 400 रुपए का आता था, उस हिसाब से देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। कि सिलेंडर में से अगर 200 बच रहा है तो हम लोग की पॉकेट मनी मतलब कुछ आ सकता है, हम लोग कुछ ला भी सकते हैं अपने लिए भी, और घर के लिए जैसे साग सब्जी हो गया। जो बड़े परिवार हैं उनके घर में कम से कम 3 से 4 सिलेंडर हर महीने लगते हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो महीने में कम से कम 1000 रुपये की बचत होगी, और 1000 रुपये की बचत एक परिवार के लिए बहुत बड़ी बचत है। 200 रुपए कम पड़े, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ 300-400 का सिलेंडर लेते थे, और कहा 1200 में 200 कम कर दिए तो क्या होएगा उससे? इतना जो इजाफा हो रहा था लगातार, उसमें कमी आएगी। 200 रुपये बहुत होते हैं, और ये राखी के ऊपर जो गिफ्ट मिला है पूरी देश की महिलाओं के लिए, ये बहुत बड़ा है। हम लोग बहुत ही खुश हैं। छूट मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, और ये कंटिन्यू रहे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सिलेंडर सस्ता तो 200 रुपए हुआ, लेकिन पिछले 2 साल में रसोई गैस 509 रुपए महंगी हुई है। हर राज्य में गैस सिलेंडर के दाम अलग अलग हैं। आइए हम और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कहां-कहां कितने दाम, और अब इस घटे हुए दाम के बाद असर कितना होगा। दिल्ली में एलपीजी का 14 किलो वाला सिलेंडर कब कितना महंगा हुआ, इस बात पर जरा गौर कीजिए। देखिए,
जब 2016 का जिक्र होता है तो यहां पर हम आपको बताएं 513.50 यानी 50 पैसे मार्च 2016 और गैस का दाम बढ़ता है मार्च 2017 में कितना 735 रुपए 50 पैसे। मार्च 2018 में आई आप तो ये दाम क्या है ये भी आपके सामने हम रख देते हैं। किस तरीके से मासिक इजाफा हुआ है इसका अंदाजा लगाइए आप। देखिए मार्च 2019 में ले आते हैं 701 रुपए, अक्टूबर 2020 805 रुपए 50 पैसे, 1053 रुपए अगस्त 2022 में। ये किस तरीके से इजाफा हुआ इसका अंदाजा लगाइए आप। 1103 रुपए अगस्त 2023 में दाम होते हैं और सब्सिडी के बाद अब 903 रुपए अगस्त 2023 का आंकड़ा आपके सामने है। तो कब कब कितना गैस सिलेंडर महंगा हुआ इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए गैस सिलेंडर के बारे में एक और रोचक पहलू है। जून 2020 में केंद्र सरकार ने एलपीजी पर सब्सिडी वापस ले ली थी, जबकि 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दी गई थी, जो साल में 12 बार मिलती है। उज्ज्वला योजना क्या है और कितने परिवारों को इसका लाभ मिला, आंकड़े क्या है, ये भी आपके सामने रखते। देखिए जब बात आती है सिलेंडर कब कितना महंगा 2020 से अब तक समझिए। अगस्त 2023 दाम 1103 रुपए महंगा 50 रुपए होता है। अगस्त में ही 2022 में जब आप आते हैं तो ये दाम होता है 1053 रुपए महंगा 50 रुपए। वहीं 7 मई 2022 का जिक्र करें तो 999 रुपए 50 पैसे 50 रुपए के इजाफे के साथ ये आंकड़ा है। और इसके अलावा मार्च 2022 में ले आए आपको तो ये दाम होता है 949 रुपए 50 पैसे, यहाँ भी 50 रुपए महंगा हुआ है। लेकिन अक्टूबर 2021 की बात करें तो 899 रुपए 50 पैसे, यहाँ दाम 15 रुपए बढ़ा है। इसके बाद सितंबर 2021 का आंकड़ा है 884 रुपए 50 पैसे, तब 25 रुपए दाम बढ़ करके यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन अगस्त 2021 जब आते हैं तो ये दाम लगभग 850 होता है, 849 रुपए 50 पैसे। लेकिन ये दाम यहां तक पहुंचता है 25 रुपए के इजाफे के साथ। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बढ़ा है, कैसे कैसे कब कब कितना महंगा हुआ है गैस सिलेंडर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इन आंकड़ों से। 50 रुपए 15 से लगाए 50 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी जाती है। कब कब ऐसा हुआ ये भी हमने आपको दिखाया। कुल मिलाकर के इलेक्शन में तोहफों का पिटारा खुलना आम बात है। गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, महंगा तो पेट्रोल भी है, उसका विकल्प भी केंद्र सरकार खोज कर लाई है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने आज एथेनॉल से चलने वाली पहली कार लॉन्च कर दी। कल की बात है ये। सरकार एनर्जी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसे मील का पत्थर मान रही है और भविष्य में सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएगी। E20 योजना के तहत 2025 तक देश भर में कार्स पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्स्ड फ्यूल से दौड़ेंगी। इससे गाड़ी में ईंधन की कीमत 15 से 25 रुपए लीटर हो जाएगी। और इसके क्या क्या फायदे होंगे खुद मंत्री जी ने विस्तार से डिटेल में बताया है। अब 100% इथेनॉल टू व्हीलर में चलेगा, ऑटो रिक्शा में चलेगा, बसेस हमारे यहाँ थी, मैंने स्कैन किया कि बसेस 100% इथेनॉल पर चले, कभी प्रॉब्लम नहीं आया। अब ये कार आई है, ये 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। 60 रुपये में ये 60% बिजली तैयार कर रहा है, तो ये 25 रुपये 20 से 25 रुपये पर लीटर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की कीमत आएगी। तो ग्राहकों का फायदा है, प्रदूषण में एकदम कमी है क्योंकि ग्रीन फ्यूल है, और किसानों को इसका फायदा होगा। नितिन गडकरी देश के वो मंत्री हैं जिनके काम की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। सड़कों के मामले में गडकरी ने खूब काम किया है, लेकिन एक रोड प्रोजेक्ट ऐसा भी है जिसने गडकरी के भी हाथ खड़े कर दिए हैं। 1.5 दशक बीत गया है, हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र का यह हाईवे पूरा ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, एक ऐसा हाईवे जिसे बनाने की कोशिश इतनी ज्यादा की जाती है। पूरे देश में हाईवे की हालत और NHAI की बेहतर स्थिति के लिए हर कोई नितिन गडकरी की तारीफ करता है। प्रधानमंत्री खुद जिक्र करते हैं जिस तरीके से पूरे देश में सड़कों का जाल बेहतर हुआ है, बेहतरीन सड़कें, हाईवे जिस तरीके के देखने को मिले हैं, इसकी तारीफ तो की जाती है। लेकिन एक ऐसा हाईवे है, एक ऐसी सड़क है जिसके लिए बहुत कोशिश की गई लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। इसके लिए लगातार पैसे भी खर्च किए जाते हैं, कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में
सड़कों को नई पहचान दिलाई है। इसमें कोई शक नहीं है, तय वक्त में तेजी से सड़कों का जाल कैसे बिछता है, हर सवाल का जवाब है नितिन गडकरी के पास। लेकिन एक ऐसा हाईवे भी है जिसका काम 15 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ, नितिन गडकरी के पास इसका जवाब नहीं। देश में मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है अध्यक्ष महोदय। मुंबई गोवा हाईवे पर गडकरी ने ऐसी बात क्यों कही, इसका जवाब खुद ये प्रोजेक्ट है जो कहानी बनता जा रहा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी। हाईवे की लंबाई 471 किलोमीटर है। पहले 2 लेन हुआ, बाद में 4 लेन कर दिया गया। पहले फेज में 84 किलोमीटर सड़क NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनानी थी। बाकी का काम महाराष्ट्र PWD के जिम्मे था। काम 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 8 साल तक काम शुरू ही नहीं हो पाया, जिस पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हो गई। तब NHAI और PWD ने एफिडेविट दे दिया कि 2020 तक मुंबई गोवा हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। 2020 भी गुजर गई, नई डेडलाइन है 2023। पहला जो फेज है वहाँ पे काम की बहुत तकलीफ है। आगे संगमेश्वर जो इलाका है, कांटे से आरेवली से लेके कांटे तक, ये जो वाकन तक, ये जो इलाका है रत्नागिरी जिले में, और परशुराम भूमि का भी जो इशू था वो भी अभी थोड़ा सा डिले काम चल रहा है। चिपलूर में फ्लाईओवर्स के काफी काम डिले है। आपको मुंबई गोवा हाईवे का हाल दिखा देते हैं। कार्य प्रगति पर है। कंक्रीट वाली सड़क तैयार हो रही है, लेकिन सिर्फ एक लेन पर। दूसरी लेन पर गड्ढे बन चुके हैं। साल 2010 से यहाँ से मुंबई गोवा महामार्ग के शुरू होना था और ये फेज़ 1 का काम था, लेकिन फेज़ 1 का काम आज जो है करीब 14-15 साल बाद जो है किस तरह से है, उसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ से यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन जो यहाँ पर रोड है, सड़क है, उसके हालात दिखाता हूँ। ये रोड को बनाने का काम किया गया। आप देखिए कि सीमेंट, मिट्टी और ये कंक्रीट यहाँ पर किस हालत में है कि अगर गाड़ियाँ से यहाँ से निकले तो यहाँ से धंसती हुई पूरी जो है ये मिट्टी, ये कंक्रीट और ये पूरा जो है सीमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये रोड जो है बहुत दूर तक जाती है, कई किलोमीटर तक, जहाँ पर दिक्कतें लोगों को लगातार बनी हुई रहती हैं। लोग इन्हीं को पार करते हुए गुजरते हैं, हिचकोले खाकर, जान जोखिम में डालकर। तभी तो इस हाईवे पर मौत का आंकड़ा 3000 के पार हो चुका है। मैंने RTI में मालूमात निकाला तो RTI में मालूमात मुझे सामने आई 2021 में कि 2450 के ऊपर मौतें हुई थी। और अभी तो इतना खड्डे 2021 से लेकर 23 में और बल्कि बढ़ गए। एक परिवार के 10-10 मेंबर जो है वो भी एक्सीडेंट में मर गए। अब तो 3000 के ऊपर क्रॉस किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और 15 साल गुजर गए। इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ? इसीलिए राज ठाकरे को भी पूछना पड़ा कि 600 करोड़ में चंद्रयान मिशन सफल हो गया तो 15,000 करोड़ रुपए लगाकर महाराष्ट्र का ये प्रोजेक्ट क्यों अधूरा है? गेल्या 17 वर्षामध्ये 15,566 कोटी रुपये खर्च झाला याच्यावरती। 15,566 कोटी कशाला म्हणतात? आणि 650 कोटी रुपयामध्ये चंद्रयान गेलं। सवाल वाजिब भी है, क्योंकि जब सैकड़ों रोड प्रोजेक्ट्स डेडलाइन से पहले तैयार हो रहे हैं तो मुंबई गोवा हाईवे क्यों अटका हुआ है? इसका जवाब नितिन गडकरी के पास भी नहीं है। देखिए, खबर है महिला उत्पीड़न, यौन शोषण के आरोपों में फंसे हरियाणा के मंत्री को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। कैसे, ये भी हम आपको बताते चले। मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट तो दाखिल की गई, लेकिन सीएम ने सदन में साफ कर दिया कि मंत्री को चार्जशीट के बावजूद हटाया नहीं जाएगा। हरियाणा के प्रिंटिंग और स्टेशनरी राज्य मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ इल्जाम संगीन है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने महिला कोच की फटी टी-शर्ट के संबंध में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी पेश की। महिला कोच के अदालत में 164 के तहत बयान भी दर्ज कराए गए हैं। संदीप सिंह चुप हैं। सीएम के बयान के बाद महिला कोच से बातचीत भी की गई है।
पुलिस ने हरियाणा के मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलने का वक्त आ गया, जो पिछले तकरीबन 1 साल से आप लड़ रही थी? चंडीगढ़ पुलिस ने जो भी फैक्ट्स दिए हैं, जो भी अटेम्प्ट टू रेप के जो एक्ट लगने चाहिए थे वो ऐड नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिला के 8 महीने का ये सफर जितना भी दर्द भरा था, कहीं ना कहीं मुझे राहत मिली है कि अब माननीय अदालत में ये मैटर है। आप क्या, जो आप कह रही हैं कि अटेम्प्ट टू रेप की सेक्शंस नहीं लगाई हैं, तो क्या आप कोर्ट में इस बात को भी चैलेंज करेंगी? जी सर, बिल्कुल चैलेंज करूंगी, क्योंकि जहां तक है मेरा मानना है कि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने काफी प्रेशर में सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी बीजेपी सरकार है उनके प्रेशर में ये जो चार्जशीट दी है, और जो एक्ट लगने चाहिए थे वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगे। आपको लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? जब से मैंने ये FIR कराई है, मैं तो उसी टाइम से चाहती थी कि ये एक जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके लिए मंत्री का इस्तीफा काफी जरूरी था। लेकिन सदन में ये कह दिया है मुख्यमंत्री ने कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये साफ तौर पे ये दिखाते हैं कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनकी औरतों के लिए वो अपनी एक घिनौनी और एक गंदी मानसिकता दर्शाते हैं। कानून के अगेंस्ट जाके हर एक प्रोटोकॉल का और अपनी पावर का मिसयूज करते हुए उन्हें बचाने के लिए फर्स्ट डे से मुझे एक अनर्गल बयान देने वाली लड़की बोल रहे हैं। उन्हें अभी शर्म आनी चाहिए थी। और देखिए, एक मुख्यमंत्री जो भी कर ले, चाहे अपनी पावर का जितना मिसयूज कर ले, उनकी हमारे देश की अदालत के सामने कोई औकात नहीं है, और उन्हें बहुत जल्दी जवाब मिलेगा मेरे देश की माननीय अदालत से। जी, कभी आपने संदीप सिंह के कंडक्ट को लेकर, या जो बर्ताव आपके साथ हुआ, या जो आरोप आपके थे, इसको लेके आपने हरियाणा के CM मनोहर लाल जी से मिलकर उनको ये बताने की कोशिश की, या आप मिली? देखिए सर, मैंने काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने पहले दिन से एक बेटी की बात कभी नहीं सुनी। पहले दिन से जब तक चार्जशीट नहीं आई थी मंत्री के खिलाफ, तब भी वो संदीप सिंह को बचाने के लिए हर हट पे, जिद पे बैठे हुए थे। और आज भी जब हमारी चंडीगढ़ पुलिस ने उसको गिल्टी करार देते हुए दोषी पाया गया है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन के तहत जितने भी प्रूफ मिले हैं उन्हें, उसके बाद भी वो उसी बेशर्माई से बोल रहे हैं इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो मैं भी इस मुख्यमंत्री को बता देती हूँ कि अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा ये जब तक उठा सकते हैं उठाते रहेंगे। माननीय अदालत में इनके मुंह पे एक और तमाचा लगेगा। जी, आपको क्या लगता है कि क्या फायदा होगा मुख्यमंत्री को, एक मंत्री को, इस यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोपों से बचाने के लिए, या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या उनके साथ खड़े होने से? इसका तो सर पर्सनली मनोहर खट्टर लाल ही जवाब दे सकते हैं कि संदीप सिंह ने ऐसी कौन सी खबर बना रखी है मुख्यमंत्री की, मनोहर खट्टर लाल की, जिससे वो एक इतने बड़े आरोपी को बचाने के लिए हर एक संभव कोशिश कर रखी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका बहुत गहरे राज दफन है इस मुख्यमंत्री के। ये जो CM है मनोहर खट्टर है, इसके सारे राज संदीप सिंह के पास हैं। अदरवाइज देखिए, संदीप सिंह के पास ऐसा क्या है। एक बार ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में हुआ क्या था आपके साथ? इन्होंने मुझे हर हिसाब से काफी प्रेशराइज किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर हिसाब से ये मेरे साथ कमिटेड होना चाहते थे। जब मैंने हर एक चीज का विरोध किया तो उनकी हद इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उन्होंने मेरा जीना हराम करना शुरू कर दिया, और बार बार मुझे अपने जो घर पे बुला के बार बार मेरे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। तो सर, कहीं ना कहीं ये एक मेल ईगो है, और कहीं ना कहीं इसका ये मानना था कि इसको हर कोई लड़की ना नहीं बोल सकती। जब आपको तंग किया जाने लगा तो आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? आप सीनियर अधिकारियों से शिकायत कर सकती थी, आप महिला आयोग जा सकती थी। मैं जितना एक लेवल पे कर सकती थी, मैंने हर जगह कोशिश की कि संदीप सिंह को रोक लिया जाए, वो मुझे परेशान करता है, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। चाहे वो CM स्टाफ था, हरियाणा DGP थे, डिप्टी CM थे, अनिल विज थे, मैंने हर जगह, या चाहे मेरे खेल अधिकारी थे, मैंने हर जगह एक संभव कोशिश की, जिसमें मैं नाकामयाब रही, क्योंकि किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। क्या आपको जो महिला कोच के तौर पर सरकारी नौकरी मिली, उसमें भी संदीप सिंह का कोई योगदान था? देखिए सर, उसमें संदीप सिंह का कोई योगदान नहीं था किसी भी प्रकार का, क्योंकि जो इनकी एक एडवर्टाइजमेंट थी, और मैं जितना डिजर्व करती थी, मेरी जो इनकी पॉलिसी थी उसमें मैं डिजर्विंग थी। तो सर, अब मुझे मेरी मेहनत और मेरे दम पे, मेरी काबिलियत पे मुझे जॉब मिली है। आप संदीप सिंह के टच में कैसे आए, और पहली बार आपकी मुलाकात कैसे हुई?
सर मेरी इनसे बात इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी और ये हार्डलिन के बर्थडे का जो टाइम था उस टाइम पे मेरी इनसे बात हुई थी और इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरी इनसे जो है मैं इनके कांटेक्ट में आई थी। आपको लगा नहीं कभी कि इंस्टाग्राम के थ्रू आप एक कैबिनेट मंत्री हैं, उनके टच में हैं? ऐसे और कितने स्पोर्ट्समैन हैं हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री के टच में रहे होंगे या इंस्टाग्राम पर उनसे चैट करते होंगे? देखिए सर, अगर पर्टिकुलर संदीप सिंह की बात की जाए तो उनके मिजाज पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने रंगीन मिजाज के हैं, लेकिन तब जिस टाइम मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ था मुझे नहीं आइडिया था कि इनकी क्या मानसिकता है और ये किस टाइप के इंसान हैं। इन्होंने एज ए प्लेयर मुझसे बात शुरू की थी और काफी अच्छी बातें करते थे। इन्होंने सिर्फ एक कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जो ये प्रोफेशनल एक जो भी इंडियन टीम के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है उससे ये धीरे धीरे पर्सनल लेवल पे शिफ्ट हो चुके थे, जिसका मैंने हमेशा विरोध किया। जी, आप लोगों की जब से ये पुलिस और आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद क्या कभी संदीप सिंह या उनकी तरफ से किसी व्यक्ति की ओर से आपसे कोई समझौते का या कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया या इस कंप्लेंट को वापस लेने की कभी बात नहीं हुई? सर मेरे पे आज तक प्रेशर चल रहा है कि मैं इस केस, पहले कंप्लेंट से वापस लेने का प्रेशर होता था, अब ये केस से वापस हटने का प्रेशर है। हर टाइम मेरे पे प्रेशर होता है जिसमें मुझे पैसे से लेके विदेश शिफ्ट होने से लेके और काफी चीजों के लिए कि मुझे घर दिला देंगे, गाड़ी दिला देंगे, मुझे काफी चीजें हर टाइम पे मुझे मारने की धमकी से लेके हर वो चीज पे मेरे पे आज तक प्रेशर कंटिन्यू बनाया जा रहा है। मुझे बोला गया था कि आप 1 करोड़ रुपए लेके तुरंत विदेश चली जाइए और आप 1 महीने के लिए घूम फिर के आइए, तब तक आप इसमें अपना माइंड बना लीजिए और फिर आप जिस हिसाब से जितना भी आप पैसा मांगेंगी आपको उतना पैसा दे दिया जाएगा और आपको कंप्लेंट वापस नहीं लेनी, आप चुपचाप इसको बस अवॉइड कर देना। देखिए, यौन उत्पीड़न के मामले में अक्सर आरोपी की लैंडिंग जेल में ही होती है, ये देखा गया है। लेकिन संदीप का आगे क्या होगा ये आगे ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक चंद्रयान 3 का सवाल है तो चांद पर लैंडिंग के 5 दिन के बाद एक बड़ी खबर आई है। मून पर, साउथ पोल पर ऑक्सीजन होने के सबूत मिले हैं। इसरो के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। चांद पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान ने अपने मिशन की शुरुआत की और इस दौरान कई एलिमेंट्स मिले और इनमें एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज शामिल हैं। सबसे बड़ी खबर ऑक्सीजन को लेकर है। कहा जाता है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रोवर प्रज्ञान ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें चांद पर ऑक्सीजन डिटेक्ट किया गया है। रोवर प्रज्ञान अब हाइड्रोजन की तलाश में जुटा है। वैसे अभी तो हमारे रोवर ने 10 मीटर का ही सफर तय किया है और कुल 500 मीटर तक का ये सफर उसे तय करना है। हो सकता है कि आगे के सफर में हाइड्रोजन मिल जाए। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है यूपी के हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज का मामला गर्मा गया है। लाठीचार्ज के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की आज हड़ताल रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलावा लखनऊ बेंच के वकील भी हड़ताल पर रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन की मांग रखी है और इसके अलावा वकीलों ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग भी उठाई है। तो देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच के वकील हड़ताल पर रहेंगे। वकीलों पर पुलिस का लाठीचार्ज का यह मामला गर्मा चुका है। विरोध में जो वकील हैं वो सामने आ गए हैं, हड़ताल पर रहेंगे इलाहाबाद और लखनऊ बेंच। जो इंस्पेक्टर है हापुड़ कोतवाली सत्येंद्र प्रकाश, उसने महिलाओं के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उससे वहां पे हम लोगों का कुछ विरोध हुआ और कल हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में तय हुआ था कि जब तक 10 बजे तक का आज समय दिया था कि इंस्पेक्टर को निलंबित करके ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जब तक तो हम 11 तारीख में धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में धरना प्रदर्शन हमने किया था। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। जैसे ही तहसील चौपड़ा पर पहुंचे तो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण सीओ अशोक सिसोदिया के नेतृत्व में मेरा गिरफ्तार पकड़ा और मुझे भी 2 लाठी मारने का काम किया। साथियों, ये हम इस दमनकारी नीति के खिलाफ हैं। कुछ भी हो जाए, जब तक इंस्पेक्टर हापुड़ कोतवाली का निलंबन नहीं होगा, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 25 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक सिपाही की वर्दी पकड़ के और उसके बिल्ला नोचा गया था और उसके नेम प्लेट को खींच लिया गया था एक महिला के द्वारा। उसके साथ एक और वृद्ध पुरुष थे जिन्होंने
अभद्रता की और गाली गलौज की थी। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया था। वो महिला गाजियाबाद बार की सम्मानित अधिवक्ता थी, जिसके अनुक्रम में उन लोगों ने तहसील चौराहे को जाम कर दिया। उसी अनुक्रम में पुलिसकर्मियों से भी इन्होंने अभद्रता की और धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे क्षेत्राधिकारी से भी उन्होंने धक्का मुक्की की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके ज़मीन पर लाठी पटक के इनको खदेड़ दिया। फिर ये लोग चौराहे को खाली कर दिया और बार के सभी सदस्य अपने न्यायालय कैंपस में आ गए। उसके बाद इस धक्का मुक्की और भगदड़ में अफरा तफरी में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, उनका भी मेडिकल कराया जा रहा है। देखिए, लंदन में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक खास तरीके की बस चलाई जाती है। वो सड़क पर भी चलती है और नदी में भी चलती है। उस बोट को कहते हैं रिवर बस। और अब इस तरह की गाड़ियों की अगर आप बात करें तो वो भारत में भी चलेंगी। DRDO और टाटा मोटर्स ने ये करके दिखाया है, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं, सेना के जवानों के लिए ऐसी गाड़ियां बनाई गई हैं जो जमीन पर तो दौड़ेंगी, पानी में उतरकर ऑपरेशन में जवानों की मदद करेंगी। CRPF में शामिल वैप बख्तरबंद व्हीकल है। पूरा नाम है व्हील्ड आर्म्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म, वो भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस। इसके आने से CRPF की ताकत बढ़ गई है। जमीन, दलदल और पानी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में कारगर है। मेरे पीछे जो आप वाहन देख रहे हैं, ये वो नया इंडक्शन है जिसको अब CRPF इस्तेमाल करेगी। 6 ऐसे वाहन हैं जो पहले चरण में CRPF को दिए गए हैं और इनमें से 2 जो है कश्मीर घाटी में तैनात किए गए हैं। वेब को काफी हाईटेक बनाया गया है। अंदर 12 जवान बैठ सकते हैं। ऑपरेशन के वक्त इसमें लगे कैमरे निगरानी में मदद करेंगे। इसमें 7 कैमरास लगाए गए हैं जो है बॉडी में रखे गए हैं, जिससे 360 डिग्री दिखाया जाएगा, जबकि 3 कैमरा ऊपर लगे हुए ऑटोमेटिक मशीन गन में है। भारतीय सेना ने 2022 में लद्दाख में वेप वाहनों को शामिल किया था। ये गाड़ी टाटा कैस्ट्रल के नाम से भी जानी जाती है। पीछे की तरफ इसमें वाटर जैकेट्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से व्हीकल पानी पर तेज रफ्तार से चलता है। पानी में चलने के लिए ये जो 2 जेट इंजन्स लगा दिए गए हैं, ताकि जब ये वाहन पानी में उतरे तो इन्हीं जेट पंप्स की मदद से इसको संचालित किया जा सके। पुलवामा हमले के बाद से CRPF को ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जरूरत थी, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को अर्धसैनिक बलों की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें 8 पहिए, 600 हॉर्स पावर का इंजन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सुविधा है। सभी भूभागों में पहाड़ी क्षेत्र, समतल क्षेत्र में इस वाहन का प्रदर्शन बहुत ही उच्च दर्जे का है। यह वाहन 3 नॉट करंट का जो जल का प्रवाह होता है, उसके साथ भी बहते पानी को ये आराम से पार कर सकता है। ये गाड़ी पानी पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। सड़क पर इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। उबड़ खाबड़ इलाके में ऑपरेशन के दौरान अंदर बैठे जवानों को कोई नुकसान नहीं होता है। इसकी बॉडी बुलेट प्रूफ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको अंदर से डिजाइन किया गया है। मशीनरी पूरी यहाँ पे लगी हुई है, जिसके जरिए यहाँ पे जवानों को बाहर का हाल जो है देख सकता है। ये वो जगह है जहाँ पे मॉनिटर लगे हुए हैं। ये वो ऑटोमेटिक गन सिस्टम है जिसको ऑपरेट किया जा सकता है, यानी जो बाहर का हाल है वो इस मॉनिटर पे यहाँ पे दिखता है और इस गन की मदद से, इस रिमोट कंट्रोल की मदद से गन को ऑपरेट भी किया जा सकता है। वेप 21 मार्च 2023 से CRPF में है। अभी तक सिर्फ 6 गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं। इसकी खासियत को देखते हुए और गाड़ियों की मांग की गई है। ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के लुइसियाना के जंगलों में आग थमने का नाम नहीं ले रही। कई दिनों से लगी आग 33,000 एकड़ को खाक कर चुकी है। लुइसियाना में गर्म मौसम की वजह से सूखे इलाकों में तेजी से आग फैल रही है। आग शहर की तरफ बढ़ चुकी है। कई जगहों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है।
इस महीने अब तक अमेरिका के जंगलों में 600 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा हालात लुइसियाना के हैं, जहां रिहायशी इलाकों तक ये आग फैल चुकी है। तो देखिए, दुनिया को डराने वाला चीन खुद कुदरत की कहर से डरा हुआ है। चीन में बाढ़ ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन के कई शहर सैलाब की चपेट में हैं। राजधानी बीजिंग में 10 लाख से ज्यादा लोग कुदरत के कहर के शिकार हुए हैं। लेकिन अपने लोगों की मदद करने और उन्हें बचाने के बजाय जिनपिंग की सरकार पड़ोसी मुल्कों के साथ नया विवाद खड़ा कर रही है। चीन में ऐसा कभी नहीं हुआ। चीन ने ऐसा कभी नहीं देखा। कम से कम पिछले 140 सालों में तो नहीं। जहां नजर दौड़ाओ बस तबाही ही तबाही। जो कारें सड़क पर फर्राटे भरती थी वो बाढ़ में बह गईं, वो भी तेज स्पीड से। चीन अपने इतिहास की सबसे खतरनाक बारिश और बाढ़ की चपेट में है। शहर के शहर डूब गए, गाड़ियां डूब गईं, जहां तहां लोग फंस गए। असहाय लोगों को निकालने के लिए नावों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे भीषण संकट आया है चीन की राजधानी बीजिंग में, जहां से चीन की सत्ता चलती है। बीजिंग में 744.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि 140 सालों में सबसे ज्यादा बारिश है। बीजिंग में 10 लाख से ज्यादा आबादी मुसीबत में घिरी है, जबकि 60,000 से ज्यादा घर इससे तबाह हो गए। यहां तक कि लगभग 600 साल तक चीन के सम्राटों का पसंदीदा शहर रहा फॉरबिडन सिटी भी बाढ़ की चपेट में आने से नहीं बच सका। बारिश और बाढ़ से चीन में हुई ये तबाही बहुत व्यापक है। लेकिन अपने घर की बर्बादी से आंखें मूंद कर बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी और ही खेल में जुटे हुए हैं। ऐसे वक्त में जब भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, चीन ने भारत के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया है। चीन ने अपने नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश और ऑक्साइड चीन को अपना हिस्सा बताकर ये जता दिया है कि उसके मंसूबे कितने खतरनाक हैं। तो एक तरफ चीन डूब रहा है, 140 सालों में पहली बार चीन इतनी भयानक कुदरती आपदा से घिरा हुआ है। चीन में त्राहिमाम मचा हुआ है और दूसरी ओर उसके कर्ता धर्ता साजिशें रच रहे हैं।